अरे मेरे पास टाइम नहीं है प्रसन्ना, कैसे पढ़ा दें हम। मेरे पास जो है इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको खत्म कर पाऊँ। इतने चैप्टर हो गए हैं तुम्हारे विल्फ्रेड की तरफ से। विल्फ्रेड ने पहले बताया नहीं, और अब विल्फ्रेड वाले बता रहे हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाने। कब हम एग्जाम? लोग का तो कितने चैप्टर्स है? बुक वन पूर कंप्लीट बुक वन उन्होंने लिखा है मिड टर्म के लिए। है सर कब और एग्जाम? एग्जाम कभी है? एग्जाम अभी तो उन्होंने रखा हुआ था इसी मंथ में, बट अभी उसको आगे पोस्टपोन कराया जाएगा। सर तो क्या मतलब इसी बुक मतलब, में हम लोग पूरा पूरा बुक पूरा कंप्लीट 11 का करें? पोर्शन सर सितंबर में कैसे? हाँ, वही तो उसको बढ़ाएंगे आगे। जब तक तू लोग पढ़ तो लो, अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखो अभी क्या स्कूल का क्या रहता है। हाँ यस, अच्छे अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स वी कैन प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिख दी N2 प्लस O2 गिव्स NO2। अब ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, ये हम थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू बता सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमको गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, तो हम उनके थ्रू बताएंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर लिखी है, क्या उसको सिर्फ ऐसे लिख देने से वो हो जाती है? नहीं, उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता है, तब हम बता पाते हैं ये केमिकल रिएक्शन अकर होगी कि नहीं होगी। तो ये एप्लीकेशन एक इसका है, यहां तक नोट करो। ये सब कुछ आगे क्लियर होगा, अभी बस लिखना है कि हम व्हाई वी आर स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स, because we can predict the feasibility of a chemical reaction, if a chemical reaction can occur or not. मतलब अगर तुमने H2 और O2 को मिलाया तो क्या गारंटी है कि H2O बनेगा, ये कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। और नॉर्मल कंडीशन में थर्मोडायनेमिक्स बनाता है H2 और O2 को अगर हम एक कंटेनर में बंद करके रख दें तो लाइफ टाइम तक H2O फॉर्म नहीं होगा। सिमिलर कंडीशंस में अगर नॉर्मली ऐसे रख दिया है, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती हैं। यस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके। तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों का आंसर देता है। सर बस 1 सेकंड के लिए। अच्छा, हाँ सर हो गया। ठीक है। हाँ हो गया। दूसरी चीज क्या बताता है, सेकंड चीज, इफ अ रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन होती है, इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, then what are the energy changes in the reaction? Then what are the energy changes in the reaction? Means if energy is released or absorbed, means if energy is released or absorbed during the reaction, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स बता देगा। तीसरी चीज क्या बताता है, if in a chemical reaction, if in a chemical reaction जैसे कोई रिएक्शन तुमने कराई, मान लो N2 और O2 से NO2 बनाया, तो रिएक्शन कहां तक जाएगी, रिएक्शन कहां तक पहुंचेगी, ये भी थर्मोडायनेमिक्स बताता है इक्विलिब्रियम का यूज करके। इफ इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम is going to attain, then what will be the equilibrium concentration of reactants and products? ओके, ये भी हम इससे बता पाएंगे। कई बार ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है।
यस, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ प्रसन्ना, ये काफी डिटेल चल रहा है, इट इज वेरी डिटेल्ड। ऐसा नहीं कि डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, डिटेल में ही है ये। देखो कितने पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ सिर्फ उसके एप्लीकेशन के लिए, है ना। अगर डिटेल में नहीं होगा तो एक लाइन लिखाई जा सकती है कि इन थर्मोडायनेमिक्स वी कैन प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, बट नहीं, हम लोग उसको कंप्लीट ले रहे हैं, एनसीईआरटी से भी थोड़ा ऊपर लेवल तक का ले रहे हैं हम लोग, जेईई मेंस लेवल तक का। सर वो क्या लिखा है लास्ट लाइन में, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम, then what will be the equilibrium concentration of reactants and products? ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस पढ़ना है हमें। कंप्लीट जो अपना टाइम मिलेगा उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, पूरा थोरो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये नोट हो गया। अच्छा, कुछ लिमिटेशन भी इसकी होती है, कई बार एग्जाम्स में 1-2 नंबर में ये पूछा जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी पूछी जाती है एग्जाम में ये। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, जो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक जगहों पर लगता है। ये उन चीजों पर लगता है जिसको हम ऑब्जर्व कर पाए, आंखों से, अपने सेंसेस से देख पाए, उन चीजों पे ये एप्लीकेबल होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होता। मॉलिक्यूल्स के बीच क्या इंटरेक्शन हो रहा है उस पे ये एप्लीकेबल नहीं है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मॉलिक्यूल्स आपस में क्या इंटरेक्शन करते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में किस एनर्जी के साथ रहते हैं, यहाँ पे ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिला दो, पूरा कंटेनर ले लो, तो थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, एक मॉलिक्यूल पे थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या लिखेंगे, लॉज ऑफ, पहला पॉइंट लिखेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल। सर आप एनसीईआरटी लेक्चर्स की कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी ले लीजिए सर, तो उससे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। नहीं, हाँ ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है, बाकी बहुत सारी क्लासेज हैं तो उसमें बनता नहीं है, ट्राई करेंगे, है ना, कि ले लिया जाए। हाँ जैसे अभी 12th वालों जो जितना है, जल्दी लोग का कंप्लीट जो होगा उतना हम लोग को टाइम मिलेगा, कंप्लीट करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। देखो, जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एप्लीकेबल है मैटर इन बल्क। बल्क का मतलब बताओ क्या होता है, ज्यादा। ये मतलब बल्क है पूरा। जैसे यहाँ पे हमने गैस भर दी, या यहाँ पे हमने कोई लिक्विड भर दिया, यहाँ पे हमने कोई गैस या लिक्विड भर दिया। अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो इस पूरे बल्क पे लगेगा। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल लिया और उस पर थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे, नो। इन पूरे मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर हैं, इन पूरों पे एक साथ हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे। सिस्टम एज ए होल, अब सिस्टम क्या है, ये सब क्या है, ये टर्म्स में नॉट एप्लीकेबल ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे मैं लिखा दे रहा हूँ। आपने जो अभी एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री लिखवाया, उसका थर्ड पॉइंट आप फिर से बता सकते हो क्या? वो नहीं समझ आ रहा पढ़ के। हाँ, देखो, जैसे क्या किसी ने वेपर प्रेशर पढ़ा है क्या अभी गैसियस में? हाँ सर, पढ़ा दिया। उसमें इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया होगा तुम्हें, कि गैस के जो वेपर्स के फॉर्म में जा रहा है और जो सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम तुम लोग को आता है। अब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे किसका कंसंट्रेशन कितना होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स बताता है। थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, वो रिलेशन से हम बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर क्या कंसंट्रेशंस हो पाएंगे। हमने पढ़ना है। हाँ बोलो। सीएस का भी पेपर होगा क्या? सीएस का भी पेपर होगा? हाँ ना, होगा ही ना। हाँ, पेपर तो होगा। हाँ सुनो, लिमिटेशन सुनो बच्चे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल टू मैटर इन ए बल्क और ऑन सिस्टम एज ए होल। सिस्टम का मतलब क्या है, जिस चीज पे हमारा कंसिडरेशन हो। जैसे एक कंटेनर रखा हुआ है, एमसीक्यू टेस्ट होना चाहिए। हाँ, यस। सीएस का भी पेपर होता है बच्चे, सीएस का भी होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दुनिया में हर चीज के बनाए जा सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना। टर्म्स के पूछ लिया, सीएस में जो भी पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए, है ना। लैंग्वेज जो भी पढ़ रहे हो, सी या C++, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। हाँ, वो क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे इसका आंसर क्या आएगा। वो तो सब हो सकता है। एक तो टीचर इतनी बार चेंज हो चुके हैं, टीचर ही नहीं पता कौन है।
हाँ सर। पढ़ते रहो, मतलब बुक्स तो होंगी, बुक्स से थोड़ा सा रिलेट करो, ठीक है। सर बुक्स अब बहुत देखो, मोटी है सर। अच्छा हाँ, तो ये जो लिखा है, क्या लिखा है ये सबने नोट किया यहाँ तक? क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज जाना है, इसलिए मैं वेट कर रहा था। हो गया? यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. गुड। यस यस। अच्छा, वेट लिख रहा है, वो कोई बात कर रहा था क्या? वेट कर रहा है अभी? जल्दी लिखो, पहले लिख लिया करो, बाद में कुछ पूछना है तो। नहीं नहीं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग अभी, जो बोर्ड्स वाले हैं, बोर्ड्स वाले लिमिटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो अपना जो है कोऑर्डिनेटर्स मैम लोग से या जो सर्स हैं उनसे पूछ सकते हो आयुष कि फिजिकल एजुकेशन एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बता देंगे सब मैम लोग हैं ना, या फिर जो सर हैं, जो भी तुम्हारे सेंटर हेड हैं, उनसे पूछ लो कि सर मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम कैसे होगा। तो उसके लिए भी कुछ एक छोटी सी बुक आती है, उस बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। कर सकते हैं क्या CS से PE में? नहीं, CS रखो, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। क्यों स्विच करोगे? थोड़ा सा मेहनत करो अपने हिसाब से, अलग से पढ़ लो, क्योंकि अभी से बेंड अगर उस तरीके का होगा तो आगे बेनिफिट मिलेगा। सुनो, CS रखो, ज्यादा अच्छा है ना। और सिस्टम एज ए होल, अब इसके बाद मैं क्या लिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मीन्स these laws of thermodynamics, these laws of thermodynamics cannot be applied on individual particles। ये जो तुम बोल रहे थे ना बच्चे कि सर मॉलिक्यूल पे नहीं लगेगा, वही लिखा दिया मैंने। सर ये अलग पॉइंट है क्या? नहीं, अभी पहले ही वाला चल रहा है। और जो दूसरा इसका पॉइंट है वो क्या है, जैसे तुम्हें कोई रिएक्शन करानी है, अब उसका टाइम भी तो जरूरी होता है। बताओ भाई, एक रिएक्शन 1 सेकंड में हो जाती है, तुमने NaOH लिया, NaCl जैसे डाला, विदाउट एनी टाइम लैग NaCl और वाटर बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन होती है कैसी? बहुत फास्ट। लेकिन अगर अमोनिया बनानी है, अगर हमें अमोनिया बनानी है तो N2 + 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन कैसी होती है? स्लो रेट पे होती है, और इसको कैटलिस्ट से मॉडरेट रेट पे लाते हैं या ठीक ठाक रेट पे लाते हैं। लेकिन अगर HCl और NaOH की रिएक्शन कराएं तो काफी ज्यादा फास्ट होती है। ये चीज नहीं बता पाता थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाता कौन सी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। वो ये बता देगा कि ये रिएक्शन होगी, कब होगी, कितने दिन बाद होगी, ये वो नहीं बता पाता है। तो यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स, we cannot calculate the time taken for the completion of reaction। तो जैसे ही तुम पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज से पूरा क्लियर है। टाइम कौन बताता है? यस 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 यस, थर्म केमिकल काइनेटिक्स। टाइम टेकन फॉर अ रिएक्शन is studied in chapter thermodynamics, chapter chemical kinetics। ये चैप्टर अलग पढ़ना है, ये 12th में चैप्टर आएगा। केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? स्पीड। दोनों में अलग अलग टॉपिक पढ़ाती, कोई बात नहीं। अरे उसमें क्या है, उसमें बच्चे ऐसे कर सकते हो ना, कौन है ये पार्थ, उसमें क्या है कि जो टॉपिक जो मैम पढ़ाती हैं
वो कनेक्ट तो हो जाता होगा ना तुम्हें, क्या दिक्कत है उसमें? और मैम से एक बार तुम लोग बात कर लो ना अच्छे से, मैम की मुझे जो है ये चैप्टर पढ़ाना है, क्या क्या सिलेबस से बता देगी वो। सर किसमें? एक सीएस का बच्चा कुछ पूछ रहा है, उसको बता रहा हूँ। सर सीएस तो सर टीचर ही चेंज होता, समझ ही नहीं आता। आज कोई कुछ पढ़ा रहा है, दूसरे दिन कोई कुछ पढ़ा रहा है। एक मैम फोन लेके पढ़ाती है, दूसरी मैम कुछ भी पाइथन पढ़ा। नहीं हो, अच्छा ये अद्वैत क्या बोल रहा है, कुछ पूछ रहे हैं क्या क्वेश्चन? नहीं हो जाएगा, बात कर लो आराम से मैडम से, ओपनली बात कर लो कि मैडम जो है मुझे पढ़ा कौन दीजिए से ये मैडम चैप्टर। से बात करना है? दोनों से कर लो नहीं ना, सर। जब लोग पढ़ाती है तो दोनों से कर लो, क्या बात है। सुनो, यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स वी कैन नॉट कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। एक थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट है उससे हम ये बता सकते हैं रिएक्शन कितनी मतलब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन पे कंसंट्रेशंस क्या होंगे। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, रिएक्शन 1 मिनट में होगी या 1 आवर में होगी या 1 ईयर में होगी, ये नहीं बता सकते। इसके लिए चैप्टर पढ़ना पड़ता है केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा ये सबने नोट किया है, तो अब बहुत ही आसान चीजों पे जाने वाले हैं। टर्म्स इन केमिकल, हाँ हम क्या पढ़ेंगे? वेरियस टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। क्या अलग अलग टर्म होते हैं, अलग अलग क्या डिफरेंट नेम्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सर ये जो आपने एग्जांपल के लिए रिएक्शंस लिखे और उसके ऊपर फास्ट स्लो मॉडरेट लिखा, ये सिर्फ आप एग्जांपल दे रहे हो या फिर ये रिएक्शंस ओरिजिनली उस स्पीड से होता है? ओरिजिनल ऐसे ही होती है। अब भाई देखो, एसिड बेस मिलाते हो क्या टाइम लगता है? तुरंत हो जाती है। एग्जांपल भी है और एक्चुअल में ऐसा होता है। ओके, और ये नीचे वाला तो मतलब ऑलमोस्ट दोनों गैसेस को ही कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, तो वो हाँ slow- गैसेस कंबाइन होती है और गैसेस धीरे बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन करती है, अमोनिया बनती है जब। हेबर तो प्रोसेस। लास्ट लाइन में क्या लिखा है सेकंड वर्ड? टाइम टेकन फॉर अ रिएक्शन इज स्टडीड इन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ये हाँ हाँ हाँ, स्टडीड। हाँ सर टाइम टेकन मतलब एग्जैक्ट टाइम या वो भी रेंज में आता है कि बिटवीन 10 to 20 मिनट्स? रेंज नहीं होता है, वो तो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल होता है। लेकिन वो टाइम गैप तो बहुत कम होगा, तो क्या मतलब है, मतलब नहीं एक्चुअली जो प्रैक्टिकली? जो फास्ट रिएक्शन है ना उनका तो ऐसे बोलते हैं फास्ट होती है, उसमें नहीं कैलकुलेट करते हैं। जो मॉडरेट होती हैं जैसे ये, जैसे तुमने इसका 1 मोल लिया था, कितना मोल लिया था इसका? 1 मोल। एक इसका तुमने लिया था 3 मोल, तो कभी जिंदगी में इसके 2 मोल नहीं बनेंगे, ये गारंटेड बात है, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती, इसमें क्या आता है? इक्विलिब्रियम। तो अभी इक्विलिब्रियम कब आएगा, कितने मिनट बाद आएगा, वो हम पता लगा लेते हैं। कैसे? हमने N2 और H2 लिया, देखा N2H2 कम हो रहा है कम हो रहा है, एक टाइम ऐसा आया N2H2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, N2 और H2 कम होना बंद हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया, अमोनिया बनना बंद हो गया, अमोनिया जितना बना था उतना बन गया। अब हमने शुरुआत से निकाला, ये हुए 4.5 मिनट, 4.5 मिनट्स। तो हम क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम आने तक 4.5 मिनट्स लगाए। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकल चीज है। ओके ओके सर। हाँ, तो ये फास्ट रिएक्शन में सही बात है, हम नहीं बता पाएंगे। अब कोई रिएक्शन इतनी तेज हो रही है नैनो सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, तो उसमें सिर्फ फास्ट वर्ड से काम चल जाता है। उनके रिएक्शन के रेट को एक्चुअली हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा स्लो का भी हम नहीं लगा पाते पता, बहुत ज्यादा फास्ट का भी हम पता नहीं लगा पाते टाइम कितना लगा। लेकिन मॉडरेट जो होती है, जो बीच की टाइमिंग वाली होती है, जैसे मिनट्स में, जो कि हमारी सेंसेस के सामने है, मिनट, सेकंड, घंटा, 10 दिन, 5 दिन, वो रिएक्शंस हम लोग स्टडी कर पाते हैं। समझ गया सर। ये हो गया सबका, आगे बढ़ा दे। हाँ सर हो गया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट लिखोगे थर्मोडायनामिक टर्म्स। सुनो, तो अब क्या है, थर्मोडायनामिक जो टर्म्स है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। अब फिजिबिलिटी क्या होता है बता दीजिए। अच्छा, फिजिबिलिटी, फिजिबल का मतलब होता है कोई चीज होगी कि नहीं होगी। कोई बोलता है कि नहीं ये काम फिजिबल नहीं है, ये काम नहीं हो सकता, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ऐसे कोई बोलता है कि बताओ
H2 और O2 लिया, क्या पानी बनेगा? तो हम बोलेंगे नॉर्मल कंडीशन में इट इज नॉट फिजिबल। सही बात है। किसी ने बोला कि HCl और NaOH एक साथ मिलाया तो NaCl बनेगा क्या? तो हम बोलेंगे यस इट इज फिजिबल, ये काम होगा, दिस टास्क इज गोइंग टू हैपन। ये होता है नॉट फिजिबल, ये होता है फिजिबल। ऐसी कोई भी रिएक्शन हो जो नहीं हो सकती है उसको उसको हम बोलते हैं कि इट इज नॉट फिजिबल। एक बच्चे ने ये डाउट पूछा था, मैं उसको साइड में बता दे रहा हूँ। तो थर्मोडायनामिक टर्म्स में सबसे पहले आता है सिस्टम। ध्यान से देखना। जज कैसे करेंगे कि feasible होगा या नहीं? उससे मतलब क्वेश्चन भी काफी सारे जल्दी सॉल्व हो सकता है ना? नहीं, इससे हम लोग देखो, एक तो होता है कि जो कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल चीज, मतलब रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो पहले से, तो हम बता सकते हैं। दूसरी चीज होती है उनके डेटा दिए होते हैं, हमारे पास केमिकल टर्म्स हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, उनमें हम वैल्यू डाल के दिखाएंगे ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है कि कोई रिएक्शन कभी नहीं होगी, कुछ कंडीशंस पे कुछ रिएक्शन होती हैं। मतलब कोई रिएक्शन मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होती है, लेकिन वो रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ऐसा भी होता है। ओके, तो ये सब कंडीशंस गिवन होती हैं। फिजिबल मींस पॉसिबल, यस बिल्कुल बिल्कुल। सर फिजिबल का मतलब सिर्फ जनरल कंडीशंस में होगा क्या? मतलब बिना किसी बाउंडेशन या कैटलिस्ट के? हाँ, रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे विदाउट एनी कैटलिस्ट। इन जनरल जब कुछ भी नहीं दिया हो तो मानेंगे रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, 1 atm, और हमारे सामने ये रिएक्शन कराओ विदाउट एनी कैटलिस्ट, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। जैसे फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है, थोड़ा सा आगे आएगा, मैं पहले बता देता हूँ। जैसे एक कोई हिल है, ये हिल है, और यहाँ पे जो है कुछ पानी जो है तुमने डाल दिया, तो पानी नीचे आएगा। ये कैसी ये जो यहाँ पे हैपनिंग हो रही है, जो यहाँ पे हमारे पास एक ये टास्क हो रहा है, ये जो हमारे पास पर्टिकुलर फेनोमेना हो रहा है, ये कैसा है? फिजिबल फेनोमेना है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप से हो रहा है। लेकिन कोई बोलता है कि यहाँ पानी बहुत सारा है, इसको ऊपर पहुंचाना है, तो एक्सटर्नल एजेंट चाहिए हमको, है ना। इसको पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमको? पंप चाहिए। तो बिना पंप के क्या ऊपर पहुंच जाएगा? ये नहीं। तो ये कहेंगे कि पानी का नीचे से ऊपर जाना नॉट फिजिबल, इट इज नॉट फिजिबल फेनोमेना, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेना। लेकिन अगर पंप लगा दिया तो एक्सटर्नल एजेंट आ गया, एक्सटर्नल एजेंट फिर इस नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेना को स्पॉन्टेनियस बना देगा। लेकिन उसको हम स्पॉन्टेनियस नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग फिजिबल या नॉट फिजिबल बोलते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट नहीं मानते हैं, हम मानते हैं नॉट एनी एक्सटर्नल एजेंट इज अप्लाइड, है ना। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट कुछ नहीं लगाया गया। तो बेसिकली जो नेचुरली रिएक्शंस हो जाए, नेचुरल रिएक्शन जो होती है, यस, जो नेचुरल होता है फेनोमेना, उसके लिए हम बोलते हैं कि वो फिजिबल है। कोई नेचुरल अकरिंग है तो हम बोलेंगे वो फिजिबल है, और कोई मैन मेड है, कोई सिंथेटिक तरीके से किया है, कोई हमने एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प ली है, तो वो हमारा कैसा होगा? नॉट फिजिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस। ये सारी चीजें आगे आएंगी। तो उसके पहले बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, यूनिवर्स, ये पूरा हमारा क्या होता है? यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में एक कोई चीज रखी हुई है, मान लो ये कंटेनर रखा हुआ है यूनिवर्स के अंदर, और इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसमें मान लो कोई गैस है। अब हम लोग जो है पूरा ध्यान इस पे लगाए हैं, हम लोग इस पे एनर्जी चेंज, टेम्परेचर चेंज, थर्मोडायनेमिक्स के चेंजेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम। और इसके बाहर की जितनी चीज होगी जिसपे हम अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं, जिसको हम थर्मोडायनेमिकली कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज क्या हो जाएगी? सराउंडिंग। जैसे तुम लेबोरेटरी में हो और तुमने एक जो है टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है, उसमें तुमने जो है कोई एक एसिड लिया है और उसके अंदर तुम कोई बेस मिला रहे हो, तो जो तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है उस समय वो तुम्हारा सिस्टम हो जाएगी, और उसके आसपास की जो भी चीजें हैं, जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, वो सारा सराउंडिंग कहलाएगा। इसी को सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? इट इज द part of universe which is under thermodynamic consideration, which is under thermodynamic
कंसिडरेशन, मतलब जिसमें एनर्जी के चेंजेस को हम लोग मेजर कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी के चेंजेस पे हम लोग ध्यान देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? एनर्जी का चेंज जहाँ पे हो रहा है, हीट को वर्क में, वर्क को हीट में, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, ये सारी चीजें जहाँ पे देखी जा रही हैं। ठीक है, सिस्टम समझ में आ गया सबको? सर ये स्टेटमेंट का मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन मतलब जहाँ पे वो एप्लीकेबल है। नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे तुम थर्मोडायनेमिक्स को लगा रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? सर वो तो इस पे लगता है ना, सिर्फ बल्क वाले मटेरियल्स पे। तो फिर हाँ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सिस्टम जो है क्या होगा? सिस्टम वही होगा जिसपे थर्मोडायनेमिक्स लग पाएगी। ये भी तुम्हारा पॉइंट एकदम सही है। अगर मॉलिक्यूल है उस पे नहीं, पूरा सिस्टम, पूरा कंटेनर मान लो, ये एक कंटेनर है, इस पूरे पे लगाना पड़ेगा। पहली बात तो जो जिसपे थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल नहीं है उनको तो छोड़ दो, उनको दिमाग से निकालो। मॉलिक्यूल, पार्टिकल, इसको हटाओ दिमाग से। अब क्या बचा? सैंपल, गैस का सैंपल, लिक्विड का सैंपल, कोई बोतल, कोई थर्मोफ्लास्क, कोई भट्टी, कोई भी चीज, कोई केमिकल रिएक्शन का इक्विपमेंट, कोई टेस्ट ट्यूब, ये सारी क्या है? मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक। इन पे थर्मोडायनेमिक्स लगता है। अब इसके बाद भी क्या लिखा है? वो चीज होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब रखी है, यहाँ पे एक कॉइल जल रही है, यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, उसमें से कुछ गैसेस निकल रही हैं। ये सब चीज है, यहाँ मौजूद है। लेकिन हमारा सिस्टम कौन सा बनेगा? जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए हम एनर्जी चेंज देखना चाहते हैं, वही सिस्टम होगा। आप समझ में आया? भाई तुम्हारे पास अर्थ पे बहुत चीजें हो रही हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान है हमारी टेस्ट ट्यूब पे। तुम चाहते हो कि टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं, ये चेक कर रहा हूं मैं। टेस्ट ट्यूब में प्रेशर चेंज हो रहा है। इसका यूज क्या है? इसका यूज बहुत सारा है आज के लिए। किसका? इस टर्म का यूज क्या है? सिस्टम का यूज ये है ना, अब तुम ऐसे बैठे हुए हो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? एक कंटेनर रखा हुआ है ना? ये टेम्परेचर T1 पे है, यहाँ एक रखा है टेम्परेचर T2 पे, है ना? और जो हमारे पास आसपास का एटमॉस्फेयर, उसका टेम्परेचर T3 है ना? प्रेशर सब कहीं P है। अब तुम इस पे अगर ध्यान दो कि इसका टेम्परेचर टाइम के साथ कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सिस्टम, क्योंकि तुमने इसको कंसीडर किया है। वो तो ऑब्वियस है ना, मतलब सवाल उस पे अगर पूछेंगे तो हम उस पे ही ध्यान देंगे ना। तो बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस चीज को ही पढ़ा जा रहा है, तो इसमें तुम क्यों समझ रहे हो कि बहुत टफ चीज है कोई? सिस्टम इज वेरी इजी थिंग, लेकिन उसको लिखाया इसलिए जाता है कि कभी टेक्निकल कंफ्यूजन ना हो। जिस चीज पे तुम ध्यान दे रहे हो, ऑब्वियस जो चीजों में लगे, वही सिस्टम है। ओके, नो प्रॉब्लम। समझ गए ना? अगर तुम्हें लग सर वो ब्लैक स्पॉट्स फिर से आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। बॉक्स हटा देना और रुको। तो समझ गए ना? जो ऑब्वियस है, जिस पे तुम ध्यान दे रहे हो, वही तो सिस्टम है। इतना साफ तो लिखा हुआ है। समझ गए? ऐसे और अगर तुम ये ऐसे भी लिख सकते हो, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under study for energy changes. It's called system. Okay. सर हम कंटेनर को सिस्टम में लेंगे कि सराउंडिंग में? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तुम्हारे ऊपर है। इट इज ऑन ऑब्जर्वर। वो सिस्टम को सराउंडिंग में लेता है, जो कंटेनर है, जो उसकी वॉल है, जो मटेरियल है, उसको सिस्टम में लेता है या उसको सराउंडिंग में लेता है। ज्यादातर क्या होता है, रेफरेंस पे डिपेंड। सुनो, उसको बाउंड्री मान लेते हैं। ज्यादातर क्या होता है, मानते हैं बाउंड्री, वो चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। समझ गए कि नहीं अभी तुम? एक और टर्म अगर एटमॉस्फेयर का भी उसमें इन्फ्लुएंस है, कहीं हवाई चीज का इन्फ्लुएंस है, तो हमें कंटेनर को भी इन अकाउंट लेना पड़ेगा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो गैस पे कंसिडरेशन करना है ना। तुम्हारा ध्यान गैस पे है, कंटेनर पे नहीं है। तो कंटेनर जो है वो जैसे अब अज्यूम कर लेते हैं कंटेनर दो टाइप के, कंडक्टिव हो सकता है, नॉन कंडक्टिव हो सकता है। बिल्कुल हीट अप्लाई हो रही नहीं हो रही है, तो बिल्कुल फैक्टर्स काउंट इन करेंगे। हाँ, तो सुनो, तो जैसे अगर
सुनो तो मेरी बात, जो तुम्हारा कंसिडरेशन है गैस पे है कि कंटेनर पे, ये बताओ पहले तुम बताओ, तुम गैस को देखना चाहते हो कि बाउंड्री को? क्या फर्क पड़ता है गैस पे, उससे मतलब है तुम्हें, चाहे मेरा कंटेनर कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? गैस पे आएगा कि नहीं आएगा? कंडक्टिंग होगा तो भी गैस पे आएगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तो उसका कुछ इफेक्ट गैस पे आएगा, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। ओवरऑल तो यही है ना कि गैस पे हमारा ध्यान है। तो अगर गैस से हमें मतलब सिर्फ है तो गैस हमारा सिस्टम है, और जो हमारा कंटेनर है वो हमारी रियल बाउंड्री है, और उसके बाहर की जो चीज है वो हमारी सराउंडिंग है। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अभी बहुत सारे हम केसेस लेंगे। पर कंडक्टिंग के तो केस में एक्सटर्नल एजेंट्स इफेक्ट करेंगे ना, लाइक अगर वो हीट कंडक्ट करने लगेगा। हाँ तो क्यों नहीं करेगा, लेकिन हम ये देखेंगे हमारी गैस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से रिलेशन नहीं रखता है, इंटरेक्शन करता है वो सराउंडिंग से। सिस्टम इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग, समटाइम्स इट इंटरेक्ट विद सराउंडिंग, समटाइम्स इट इज नॉट, लेकिन वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, सिस्टम तुम अगर कंटेनर को भी मान लेते हो तो कोई गलत बात नहीं है, तो तुम्हें एक इमेजिनरी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। पहले सुन लो, इसके अंदर सब एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी तो एक ही चीज हो पाई है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ सराउंडिंग क्या है, फिर तुम। सर हम लोग मतलब सराउंडिंग को एज अ बहुत बड़ा सिस्टम ले सकते हैं ना, मतलब सराउंडिंग के अंदर मिनी कंटेनर्स होंगे बहुत सारे, तो वो एक पूरा बड़ा सिस्टम मान सकते हैं ना उसे? हाँ बिल्कुल मान सकते बट फिर उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो अपना मेन ऑब्जेक्ट है वो बहुत साइड लाइन हो जाएगा उसका। हाँ तो ऐसा करते हैं, देखो कभी कभी होता है ना, जैसे कोई रीजियन है, मान लो तुम जो है जैसे महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, मेट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, है ना, पूरे का टेम्परेचर कैसा है, विंड स्पीड क्या है, तो वो हमारा एक सिस्टम हो जाता है, उसके ऊपर हम अपने लॉजिक लगाते हैं। तो ऐसा भी है, लेकिन सबका अपना अपना जो है रेंज है, किस सर यूज करते हैं क्या नहीं यूज करते हैं। हाँ बोलो सर, लेकिन अगर हमने सिस्टम बीकर को कंसिडर नहीं किया तो काफी सारे फैक्टर्स का तो इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा ना, मतलब जैसे प्रेशर लगा नहीं लगा, तो वो सब कुछ बाद में प्रॉब्लम नहीं कॉज करेगा कैलकुलेशन में? नहीं, देखो ये सब चीजें तुमको बिल्कुल आराम समझ में आएंगी, एक बार बस इसको तुम आगे आने दो, बहुत आसान है ये, इसको इतना टफ नहीं बनाना है जितना। देखो तुम्हारे ऊपर है, मैं तो तुमको पहले ही बता रहा हूँ, हो सकता है कि तुम जो कंटेनर की बाउंड्री है उसको सिस्टम में काउंट कर लो, वो भी सही है, और तुम उसको रियल बाउंड्री मान के छोड़ दो, वो भी सही है, लेकिन उससे पहले पढ़ तो लो बाउंड्री क्या होता है, रियल बाउंड्री क्या होता है, वो सारा चीज पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सराउंडिंग पे आ जाते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, रिमेनिंग सिस्टम को छोड़ के, मतलब ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये तो फिगर से ही समझ में आ गया तुम्हें, है ना? तो लिखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। इधर वाले ये छोटी सी एक लाइन लिख लो, फिर अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबने नोट किया? सर विल्फ्रेड का एग्जाम कब तक अराउंड एक्सपेक्ट करें, 1 महीना 2 महीना? नहीं ज्यादा दिन नहीं, अभी तो मैं ऐसे बोल नहीं सकता हूँ, अभी उन लोग से बात चलेगी, विल्फ्रेड जो स्कूल के लोग हैं। सर हम लोग का यूनिट टेस्ट नहीं हुआ इसलिए 7 आ रहा है क्या? हाँ मतलब उन्होंने मिड टर्म करके शायद उसको लिखा हुआ, टर्म 1 या मिड टर्म, उसमें पूरा वो। लेकिन ऑफिशियली हमारा टर्म शुरू ही सितंबर से हुआ, तो वो अक्टूबर में कैसे रख सकते हैं? हाँ सर, मतलब मिड टर्म बहुत सितंबर से है तो अक्टूबर में 7 चैप्टर कैसे लिख देंगे? वही तो, अब देखते हैं क्या बातचीत होती है, क्या जो है उसका रिजल्ट आता है। सर अपोजी के स्टूडेंट्स का भी है 15 से, लेकिन उनको 3 ही चैप्टर है। अच्छा, तो ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारे लिए भी। तो लेकिन आप तो बोले कि पूरा बुक आ रहा है करके पार्ट 1। हाँ वो एक शेड्यूल आया था, उसमें पूरा ही था, इसलिए तो मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। बट ठीक है, ये बात उनको पता होगी, जॉय सर इससे बात करेंगे कि भाई उनका 3 चैप्टर आ रहा है, तो हम लोग का भी ऐसा 3 चैप्टर आना चाहिए। हाँ सर 3 ही आ रहे हैं, मेरे दोस्त ने मुझे सिलेबस भेजा। क्योंकि सर 7 चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे सर, मतलब
एक महीने के टाइम में 7 चैप्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और सर जितने हमारे लेक्चर तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है सर 7 चैप्टर इतनी जल्दी। सर आपको हाँ। फॉरवर्ड करूँ सिलेबस? वो तो कौन सा वाला? सर कौन सा बोल? मिल्ट्रेट का उसमें तो 3 ही चैप्टर दिया है, मतलब उन लोग आपने को कोई हमारा दूसरा भी देखा ज्यादा होगा। देखो, अच्छा तो हम क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्स बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हाँ, तो सराउंडिंग एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो चीज है विच कैन इंटरेक्ट विद सिस्टम। सराउंडिंग इज द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विद सिस्टम। प्रैक्टिकली surrounding is that portion of the universe, that portion of the universe which can interact with system. तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बाउंड्री। तो ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग which separates system and surrounding is called boundary. It's called boundary. इसको नोट करो। लास्ट स्लाइड अभी तक नहीं लिखा है तुमने अद्वैत, इसमें क्या बच गया था तुम्हारा? सर आप ये बताएंगे कि सिस्टम चूज कैसे करते हैं? सिस्टम जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है 1 mole of ideal gas is expanded। और नेक्स्ट स्लाइड। हेलो सर, आपकी आवाज गई। आवाज गई सर। आपने म्यूट कर दिया खुद को। हेलो टेक्नीशियन। जल्दी नो वाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। क्यों? अभी तो मेरी आवाज जिसमें दिखा रहा जा रही है। हाँ अभी आ रही है सर। सर अब भी आई। अभी आई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम चूज करना नहीं पड़ता है। क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन लिखा होगा तुम्हें समझ में आ जाएगा सिस्टम क्या है। भाई क्वेश्चन में लिखा है 1 mole of gas taken in a 2 liter container, है ना, and a force of 2 Newton is applied on the gas container। तो सब कुछ कंटेनर कर रहा है ना वो, तो गैस जो है कंटेनर के अंदर वो सिस्टम हो गई। ये समझ में आता है, इसमें बहुत बड़ी कोई डीलिंग नहीं है। ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होगा कि तुम, ऐसा नहीं होता है क्वेश्चंस में कि सिस्टम ढूंढने में ही पढ़ने के लिए। हाँ ये सब टर्म्स हैं थर्मोडायनामिक्स को। ये उसकी जो है जैसे कि कोई भी हम लैंग्वेज इसको कंसीडर भी नहीं किया तो चलेगा ना? तो चलेगा, लेकिन तुम अपने मन में कंसीडर कर चुके होगे, क्योंकि अगर तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो इसका मतलब तुम उसको सिस्टम मान रहे हो, भले तुमने बोला नहीं है ना। क्योंकि वो बहुत अपना सा लगेगा यही तो है, इसके अलावा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, इसका मतलब सिस्टम फिर यही है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ही दी होगी वही तो कुछ दिया ही नहीं है, तो उसको सराउंडिंग मान लो। जिसके बारे में सब कुछ दिया है उसको सिस्टम मान लो। इसमें बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। बाउंड्री इज थर्ड टर्म। आगे बढ़ा दें? यस सर। एक मिनट। हाँ लिखो, फास्ट लिखो। अरे अब तो लिख दिया होगा। हो गया सर। यस सर। सर हो गया। अब देखें, ध्यान दें। तो जैसे
ये हमने इसमें कोई लिक्विड भर दिया, तो ये हमारे पास लिक्विड हो गया। इस पे हम चेंजेस देख रहे हैं बाहर से, क्या ये क्या इंटरेक्शन करता है, तो ये सिस्टम होगा। और अगर मैं इस कंटेनर को मानता हूं कि ये जो है हमारे लिक्विड को हम सिस्टम मान लिए, हमने क्या मान लिया, लिक्विड को सिस्टम। अगर लिक्विड को सिस्टम मान लिया तो लिक्विड को इस सराउंडिंग से कौन सेपरेट कर रहा है, ये कंटेनर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड्री। बताओ ये जो कंटेनर है ये रियल है या इमेजिनरी है? रियल, ठीक है। लेकिन कोई बोला कि नहीं, हम कंटेनर को भी सिस्टम के अंदर मानेंगे। हमने पूरा इसको क्या मान लिया, सिस्टम। ये पूरा बाहर से मान लिया सिस्टम। सिस्टम क्या मान लिया हमने, लिक्विड प्लस कंटेनर हमने मान लिया। तो अब बताओ बाउंड्री क्या होगी, एक इमेजिनरी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। बोलेंगे ये जो बाउंड्री है ना, इसके बाहर जो चीज है वो सराउंडिंग है, और ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम। सॉरी, सिस्टम तो लिखा है मैंने उधर, इसको बाउंड्री लिख देता हूं। ये हमारी क्या हो जाएगी, बाउंड्री। बताओ ये रियल है या इमेजिनरी है? इमेजिनरी। इमेजिनरी है। अच्छा, कोई बोला कि नहीं मेरे पास एक बलून है, इसमें गैस भरी हुई है। अच्छा, कोई बोलता है कि ये रिजिड है। कैसा है, रिजिड। तो बताओ रिजिड अगर है ये, मतलब कि ये जो हमारे पास कंटेनर है ये किसी मेटल का या किसी चीज का बना हुआ है, इसका शेप चेंज नहीं कर सकते, तो रिजिड हो गया। लेकिन अगर बलून ले लिया और ये गैस ले ली, तो गैस सिस्टम कर दिया, और जो बलून का मटेरियल है, जो बलून है, इसको क्या कर दिया हमने, बाउंड्री। और बाहर का हमने क्या कर दिया, ध्यान से सुनते रहना बस, सराउंडिंग। बताओ अभी बाउंड्री कैसी है, फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है? फ्लेक्सिबल। हाँ, तो इतना सब कुछ हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग भी बना सकते हैं, है ना। बोल दिया कि ये जो है वो हमारे पास एक और कंटेनर लिया, बोला कि इस बार ये कंटेनर जो है ये कैसा है, यहाँ पे कंडक्टर था और यहाँ पे इंसुलेटर ले लिया, नॉन कंडक्टर। तो बाउंड्री नॉन कंडक्टर और कंडक्टर भी हो सकती है, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ सर मतलब अगर हम लोग कंटेनर को भी सिस्टम में कंसिडर करते हैं, तो फिर हम लोग जो इमेजिनरी बाउंड्री होती है वो कंटेनर की लाइंस के अलोंग ही नहीं गिन सकते? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिल्कुल पास भी ये जो स्पेस है इसको जीरो मान सकते हो, ठीक है। वो दिखाने के लिए बनाया है। सर कंटेनर की कोई भी प्रॉपर्टी ये होती है क्या, हाँ बाउंड्री? क्या, कंटेनर की कोई भी प्रॉपर्टी को बाउंड्री ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब सुनो तो, बाउंड्री पहले आया, पहले तुम्हारा घर आया। अब तुम्हारा घर कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, तुमने पहले बाउंड्री फिक्स करना है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी आएंगी। पहले प्रॉपर्टी नहीं आएगी, पहले बाउंड्री आएगी। पहले बाउंड्री तुमने क्या माना, बताओ, कंटेनर माना? यस। चलो, अब कंटेनर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमने नॉन कंडक्टर लिया है, तुमने फ्लेक्सिबल लिया है, तुमने ओपन लिया है, ओपन क्या क्लोज लिया है या रियल, जो भी लिया है। तुम ये बताओ, तुम्हारा जो बाउंड्री है वो तुमको पता होगा ना कि कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है। अभी तुमने मान लो ले लिया स्टील की, तो कंडक्टर हो गया। तुमने ले लिया, अगर मान लो कह सकते हैं प्लास्टिक का या वुड का ले लिया, वुड की थोड़ी कंडक्टिविटी कम होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, तो बोलेंगे कि ये नॉन कंडक्टर है। या थर्मो फ्लास्क ले लिया, थर्मस जो होता है ना बच्चों का थर्मस, वो ले लिया, तो बताओ थर्मस कैसा है, अंदर हीट जाएगी क्या उससे? आइडियल कंडीशन में नहीं जाएगी, तो वो कैसा हो गया, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं एडियाबेटिक, कंडक्टर को थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं डायाथर्मिक। ये याद करो। तो मैं कुछ लिखा रहा हूं, उसको मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, तो बुलेट पॉइंट्स लिखो। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। अब सब जहां सब दिया है, केवल लिखा रहा हूं, किसी को कुछ डाउट है वो तो पूछ सकता है, ठीक है। समझ आना जाना चाहिए तुमको। इसको रिलेट करो अपनी डेली लाइफ से, थर्मस से रिलेट करो, है ना, कप से रिलेट करो, ग्लास से रिलेट करो। मान लो तुमने चाय ली हुई है, तो चाय से क्या होता है, कप गर्म हो जाता है, तो क्या हो गया, वो हमारी कैसी बाउंड्री हो गई, जो कप है वो कंडक्टर है थोड़ा सा, वो जो है
गर्म हो जाता है, लेकिन अगर थर्मस में कुछ रखा है तो वो फिर जो है बाहर गर्म नहीं होता, अंदर गर्म है, गर्म बाहर तुम उसको आसानी से पकड़ सकते हो। बलून वाला भी तुमको समझाया। अच्छा बताओ, जो घर में गैस सिलेंडर होता है वो रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है? रिजिड। रिजिड है। तो ऐसे हम लोग इसको याद रखते हैं हर चीज को। बलून जो होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है। अब पिछली स्लाइड लिखो पहले। पोरस, पोरस नहीं हो सकता। देखो पोरस जो इमेजिनरी वाली है ना, इमेजिनरी वाली, वो बाउंड्री का मतलब ही है सेपरेट करना है। चाहे वो उसको पोरस ले लो, कुछ ले लो, आंखों से दिखने से नहीं है, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। इट इज इन माइंड कि तुम उसको क्या मानते हो। बाउंड्री का मतलब है जो सेपरेट कर रहा हो। बताओ कोई चीज जो सेपरेट कर रही है उसमें पोर्स कर दोगे तो सेपरेट कर पाएगी क्या? नहीं ना भाई। अगर तुमने बोल दिया कि मेरी बाउंड्री पोरस है, उसका कहने का तुम्हारा मतलब क्या है? बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बाउंड्री नहीं होगी ना फिर तो, मतलब थोड़ा बहुत अंदर बाहर होता रहेगा, तो वो कुछ ऐसे फिक्स नहीं होगा। नहीं, तुमको मन में मानना पड़ेगा। अच्छा बताओ, क्रिकेट तुमने खेला है, देखा तो है क्रिकेट, तो उसमें बाउंड्री बनाते हैं, है ना? हाँ। तो बॉल उसके बाहर जाती है कि नहीं जाती है? सर लेकिन यहाँ पे मतलब और भी तो चीजें अंदर आ रही है ना, तो वो वॉल्यूम कंपोजिशन कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा हूँ। हाँ वो बिल्कुल नहीं, अगर वो तो डिपेंड करता है ओपन है कि नहीं, वॉल्यूम नहीं। जब पूरा अगर क्लोज होगा तो कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो पाएगा, है ना? अगर क्लोज्ड है, ये जो ऊपर वाला ले लिया, तो सिर्फ क्या होगा, टेम्परेचर का आदान प्रदान होगा, हीट का होगा, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, प्रेशर कम ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन नहीं। मतलब इंटरेक्शन करेगा वो सराउंडिंग से, लेकिन तुमने ध्यान इस पे देना। जैसे तुमने बोला कि पहले इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बोला कि बाद में हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, सराउंडिंग से हीट इसमें चली गई है ना, या सराउंडिंग से इसके ऊपर किसी ने वर्क करके इसको कंप्रेस किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा। तो ये तुम्हें मानना है ना कि बाउंड्री जो है वो तुम्हारे हेड के अंदर, माइंड के अंदर है। तुम मान के चल रहे हो कि इसके अंदर चेंजेस देखने। अगर तुमने पोरस कर दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पोरस तुम ले सकते हो, लेकिन तुमने मानना पड़ेगा कि हम एक बाउंड्री, एक लिमिट रखें। यहाँ पोरस है लेकिन इसके इधर जो टेम्परेचर है उसके इधर टेम्परेचर है, इसके इधर वाले को सिस्टम का बोलेंगे और इधर जो बाहर वाला है उसको हम सराउंडिंग का बोल देंगे। ये मानना है तुम्हें, भले वो कुछ भी दिया हो। तुमने अगर बाउंड्री माना मतलब देयर इज ए सेपरेशन, देयर इज ए बाउंड्री। तो क्रिकेट में क्या है, शॉट मारा उसने तो गेंद जो है बाउंड्री के बाहर तक जाती है ना, लेकिन उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, वो चौका हो चुका है। तो अगर तुम बाउंड्री के बाहर निकल गए तो सराउंडिंग आ गई, पोरस हो, इमेजिनरी हो, रियल हो, सराउंडिंग आ गई। अब सिस्टम नहीं बचा, सिस्टम बाउंड्री के अंदर है। जितना तुम्हारा ग्राउंड है जो बाउंड्री के अंदर वाला है उसके अंदर तुम जो है सिस्टम मान सकते हो। ये हो गया स्लाइड। का क्लोज्ड होना जरूरी है क्या? मतलब उसको सराउंडिंग्स के साथ उसका सिस्टम का इंटरेक्शन रोकना, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ओपन भी हो सकता है, अभी आगे पढ़ाएंगे सिस्टम के टाइप्स। सिस्टम ऐसा भी हो सकता है, चाय का कप भी एक सिस्टम है। इसमें से देखो, इसमें अंदर पानी भी डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो, लेकिन ये पूरा सिस्टम है। तो जो इसमें अलग से डालोगे ना वो क्या बोलेंगे, सराउंडिंग से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है वो? सराउंडिंग से। तो सिस्टम के टाइप पढ़ा रहा हूँ अभी, रुको समझ में आ जाएगा। सर सिस्टम तो हमें क्या कैसे ऑब्जर्व करना है उस पर डिपेंड करेगा ना? हाँ बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, कंसिडरेशन। सर हाँ सर, ये जो नीचे वाला कंटेनर है इसमें आपने सिस्टम का ब्रैकेट में क्या लिखा है? लिक्विड प्लस कंटेनर। अच्छा ओके। तो इमेजिनरी बाउंड्री और सिस्टम के बीच में स्पेस 0 है ना? हाँ 0, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम 0 मान लो, थोड़ा और मान लो, जितना तुम लेते चलोगे वो पूरा आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने लिया है सिस्टम प्लस कंटेनर लिया है, लिक्विड प्लस कंटेनर, तो मतलब नॉन कंडक्टर को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक। सर हम लोग कौन सी चीज को सिस्टम चूज करते हैं, इसकी कोई बाउंड्री है क्या, या फिर हम लोग यूनिवर्स से एक बहुत छोटे स्पैन तक कुछ चूज कर सकते हैं? बाउंड्री ये है कि एटम जो होने चाहिए वो एक सैंपल होना चाहिए उसका। जैसे 1 मोल हो गया, 0.5 मोल हो गया, एक मॉलिक्यूल पे नहीं लगेगा, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, बट मैक्रोस्कोपिक होना चाहिए। सर मतलब हम पूरे अर्थ को भी सिस्टम चूज कर सकते हैं? बिल्कुल, अर्थ एक सिस्टम है,
अगर अर्थ को सिस्टम मान लिया तो सराउंडिंग क्या होगा? रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। बस ऐसा ही होता है। तो बाउंड्री क्या होगी फिर? सर अर्थ ही होगी, एटमॉस्फेयर, आजू बाजू का एटमॉस्फेयर सर। एटमॉस्फेयर। आजू बाजू जो बोल रहे हो ना, वो तुम अपने मन में सोच रहे हो ना कि आजू बाजू का कुछ मान लेते हैं, ऐसे उसको एनवेलप टाइप का लगा देते हैं, वही होती है बाउंड्री जो तुम सोचते हो। सर बट ऐसे तो कोई भी चीज को हम लोग सिस्टम चूज करेंगे तो बिल्कुल। उसका सराउंडिंग तो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स ही होगा हमेशा। हमेशा हमेशा होगा। समझे? ऐसा ही होता है। जिसको चूज करोगे जो बचा वो सराउंडिंग, कुछ भी बचेगा सारा सराउंडिंग। तो ये कितने लोगों को समझ आ गया कि बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड, बाउंड्री कैन बी नॉन कंडक्टिंग और डायथर्मिक दैट इज कंडक्टिंग। ये एडियाबैटिक लिख लो, यहाँ छूट गया है। एडियाबैटिक हो गया सर। हाँ। ये तो कॉमन चीज है। कौन सी वाली कॉमन चीज है ओम? सर मतलब सिस्टम सराउंडिंग, मतलब जिसके अंदर रिएक्शन देखना है वो तो कॉमन ही चीज है ना, मतलब इसको अलग अलग नाम क्यों दिया? नाम, बात ये होती है ना, अब वो जैसे जैसे ऐसे कह सकते हैं, मान लो एक कंटेनर लिया तुमने, है ना, उसमें गैस है और इसको तुम जो है पिस्टन लगा के दबा रहे हो। तो अब जो है तुम इसको कुछ नाम नहीं दोगे तो क्या बोलोगे? कंटेनर है, पिस्टन भी है, इसमें सब कुछ है, तो इस पूरे को एक नाम देना ही पड़ेगा ना। क्या इसको बोलोगे तुम? अरे लोग अपने तो कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं, सुना है कि नहीं तुमने? तो ऐसे नाम दिया हाँ जाता सर। है कि भाई ये मेरा सिस्टम है, इसमें जो भी है, सीपीयू है, जो भी है वो सब सिस्टम में आ गया। इस तरीके से ये नाम दिया गया कि हमारा इस पे ध्यान है, मेरा सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सर्वर में प्रॉब्लम है। तो वो इस तरीके से सराउंडिंग जो है वो इससे कनेक्टेड है पूरा। तो नाम इसलिए दिया गया ताकि पढ़ना आसान हो। ऐसे कुछ भी नाम दे सकते थे बट उन्होंने सिस्टम एंड सराउंडिंग दिया ताकि लोगों को रिलेट करना आसान हो, क्योंकि ये डेली टू डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज है थर्मोडायनेमिक्स का, हर जगह यूज है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ लेते हैं आज। और तो सिस्टम हमारा ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? आइसोलेटेड भी हो सकता है। आइसोलेटेड रिजिड, नॉन रिजिड और ये सब का। क्या सर रिजिड, नॉन रिजिड सिस्टम ये सब भी नहीं, ये सब भी तो आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो सराउंडिंग, वो तो प्रॉपर्टी जो है बाउंड्री की है, रिजिड है कि नहीं, है ना। ओके ओके वो सर, तो समझ सिस्टम गया। सिस्टम अगर ओपन भी है उसमें भी तो 3-4 टाइप के हो सकते हैं, ये बोल रहे हो ना। तो वो तो तुम्हारी बाउंड्री का हो गया। हर एक सिस्टम में बाउंड्री होती है और हर एक बाउंड्री कई टाइप की होती है। ओके, अगर सिस्टम है तो बाउंड्री है, अगर सिस्टम है तो सराउंडिंग है, सीधी सी बात है। ये कोई चीजें ऐसी नहीं है जो अलग अलग एग्जिस्ट कर पाए। सिस्टम विच कैन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पढ़ा रहा हूं जो, विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर। मेरी बैटरी बहुत कम हो गई है तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 चीजें तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर कट है। सर तो कितना है? आप अभी ये सब बता था ना हमें, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो उसका यूज का था वो नहीं समझा। उसका यूज क्या था वो आगे आएगा। अरे देखो, सुनो 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 सुनो, किसी ने बोला कि मेरे पास थर्मस है, ठीक है, उसमें हमारे पास 1 लीटर जो है चाय है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के लिए उसमें चाय बना के रखी गई है। तो अब बताओ, अगर उसने थर्मस बोल दिया तो हमें एक चीज क्या पता चल गई कि अगर थर्मस है तो वो बाहर से हीट का फ्लो नहीं होगा आइडियल कंडीशन में, है ना। हाँ ऐसे सर। पता चला। तो ये सब यूज तो है। अगर उसने बोला कि गैस एक इंसुलेटेड कंटेनर में ली है तो मुझे पता चल गया कि वो वहां पे हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, डेल्टा क्यू 0 होगा। फिर उसके बाद लॉस पढ़ेंगे, उनका यूज आएगा, धीरे धीरे आएगा सारा चीज, ठीक है। अभी जितना पढ़ रहे हो उस पर कंसंट्रेशन करो। कितना परसेंट बाकी है, कितना परसेंट क्या बताएं, बहुत बाकी है। सुनो, 5 मिनट और पढ़ा देता हूँ। कितनी परसेंट बैटरी है? ऑलमोस्ट अभी हो जाएगा।
बट हैंग करने लगता है कम में। सुनो, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर बोथ विद द सराउंडिंग्स। इस पे ध्यान दो, जो अभी पढ़ रहे हो उस पे ध्यान दो। पीछे वाला तुम्हें समझ आया था ना उस समय, बस कंफ्यूजिंग लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा चीजें, बट बहुत आसान हो जाएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में जब कुछ भी हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन जब देखो जैसे तुमने एटॉमिक जब स्टार्ट किया था कितने डाउट्स थे, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में एटॉमिक बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है ना। तो ऐसा ही होता है, क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, तो नई नई चीजें को पुराना करना पड़ता है, तब वो समझ में आती है। जैसे हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम लोग क्या है, ओपन सिस्टम है। कैसे सिस्टम है हम लोग? ओपन। हम लोग खाना भी खा सकते हैं, हम लोग बाहर से हीट भी ले सकते हैं, हम लोग बाहर हीट दे भी सकते हैं, टेम्परेचर बाहर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस सर। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, अब इसको वो करना पड़ेगा रिबूट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसको लिख लो, मैं तुमको समझाऊंगा फिर, ठीक है? सर आपको एक बार बाउंड्री के नोट्स लिखवाए थे आपने, वो वाली स्लाइड दिखा सकते हो बस? मैं नोट्स ग्रुप पे भेजूंगा, अभी इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ओके सर। क्योंकि ये सब काम कर रहा है, लेकिन वो पीछे जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। कितना परसेंट बैटरी है? बैटरी तो इसमें 20-22% बचा हुआ है। हाँ 20-22% बैटरी बचा है। हाँ तो सर चल जाएगा, बहुत हो जाता है। अरे चल जाएगा। जो जूम ऐप होता है ना, उसमें हैंग करने लगता है। मेरा जो पीसी है वो कुछ तो प्रॉब्लम है। सर नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे भी लेक्चर खत्म हो गया। हाँ, तुम कहाँ पे पूछ रहे हो, कौन सा वाला पूछ रहे हो? 5 नंबर 6 नंबर? बाउंड्रीज कैन बी रियल और इमेजिनरी, फिर फ्लेक्सिबल और रिजिड, उसका थर्ड पॉइंट कौन सा था? 1 मिनट रुक जाओ, पीछे होगा इसके, यहाँ है। नहीं सर इसका, हाँ ये वाला। ये जो इसके स्लाइड दिखाइए ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम वाला स्लाइड दिखाओ ना, उसके बाद वाला। लास्ट स्लाइड तो यही है। सर यही चाहिए। अच्छा इस पे लिख रहा है क्या? लिख नहीं रहा, बाकी सब सही है, टच हो रहा है। ये पेन का सपोर्ट खत्म हो गया इसमें। अरे ये काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एक्चुअली, ठीक है। और ये जूम वाले ऐप ने जो है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया हुआ है, इनका सही नहीं चलता इस पे। सर आप पीसी पे कैसे लिखते हो? मतलब पीसी नहीं, मैंने पीसी बोल दिया, लैपटॉप नहीं टैबलेट ही है वो, उस पे लिखता हूँ। लेकिन वो अंदर का तो उसका वही है सब, सीपीयू वगैरह उनका, उसी में प्रॉब्लम आ जाता है। पावर कंजम्पशन ज्यादा है, सीपीयू हर टाइम काफी परसेंटेज यूज करता है, और ये पेन सपोर्ट की वजह से भी इसके एक साथ काफी पावर कंजम्पशन होता है। सर अब सिलेबस बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगा। हाँ बैटरी ड्रेन ज्यादा हो गया ना, बहुत फास्ट ड्रेन होता है। सर आप एक बार सिलेबस कंफर्म करने को बोल दीजिएगा, क्योंकि इतना हाँ। ज्यादा चैप्टर्स है तो। बोल दूंगा। तो ओपन पढ़ा है हमने, ऐसे हम क्लोज पढ़ेंगे। देखो क्लोज में क्या होगा, थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, लिखाऊंगा बाद में, है ना। ओपन में क्या होता है, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है बताओ? हीट, वर्क, इसके ऊपर मतलब धक्का दे पाओ, उसको दबा पाओ, तो ये एनर्जी का होता है। और मैटर का मतलब क्या होता है, कुछ मोल्स बाहर जाएं, कुछ मोल्स अंदर आए, जैसे कि एक ओपन कप, या हमारा जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई बैक्टीरिया है, कोई इंसान है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी भी लेते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ मैटर भी कंज्यूम करते हैं, ये सब करते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होगा, उसमें एनर्जी का नहीं, उसका मैटर का सपोर्ट नहीं होगा, मैटर का जो आदान प्रदान है, मैटर का जो ट्रांसफर है वो नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का होगा। जैसे एक खाली जो बॉटल है उसको फिल किया गैस से और बंद कर दिया, तो क्लोज्ड बॉटल जो है उसको अगर मैंने क्लोज कर दिया और उसमें गैस है लेकिन वो कंडक्टिंग है, तो बताओ एनर्जी का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हीट कर देते हैं उसको तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। या एक कंटेनर लिया, उसमें पिस्टन लगा दिया, पिस्टन अगर लगा दिया तो क्लोज हो गया, तो गैस के मोल्स अंदर बाहर नहीं जा पाएंगे, वो तो फिक्स हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन पिस्टन लगा के हम वर्क डन कर सकते हैं, गैस को अंदर की तरफ धक्का दे सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो
जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, मैटर का नहीं होता है। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें हम लोग ना तो एनर्जी ट्रांसफर कर पाते हैं और ना मैटर ट्रांसफर कर पाते हैं। जैसे कोई रिजिड सिलेंडर हो, नॉन कंडक्टिंग, रिजिड भी हो, मतलब उसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन भी ना हो, एनर्जी का ट्रांसफर हीट के थ्रू भी ना हो, नॉन कंडक्टिंग, रिजिड एंड क्लोज्ड, तो वो कैसा हो जाएगा? आइसोलेटेड। ओके, इतना सबको समझ में आ गया? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको लिखा दूंगा मैं। हाँ, तो ये सब मैंने वैसे भी सेव किया हुआ है, तो अगर किसी ने नहीं लिखा है, क्यों नहीं सेव हो रहा है भैया? कितने छोटे छोटे हो गए हैं ये सारे। चलो बाय। बाय सर। हाँ, बाय सर। ओके, वेलकम, बाय बाय। बाय सर। कहाँ है यार? आइकॉन्स बिल्कुल छोटे छोटे बन गए हैं, अपने आप से कुछ हो गया। मैम को मैं होस्ट बनाता हूँ ताकि कुछ बच्चे इसमें रह पाए। तो है नहीं यार।